नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 भूगोल जो भारत का भूगोल है उसमें अपवाह तंत्र तीसरा चैप्टर इसके बारे में पढ़ाई करेंगे और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होंगी जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। देखें इस बॉक्स में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। डेफिनेशन, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो अपवाह की डेफिनेशन क्या है? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो अपवाह की निश्चित वाहिकाएं होती हैं और उसमें जल का प्रवाह होता है, तो वो अपवाह है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के वैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। तो किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि। तो इन सब को मिलाकर के एक अपवाह तंत्र का निर्धारण होता है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या यह नदी बारहमासी है या अल्पकालिक? केवल वर्षा ऋतु में पानी अन्यथा सूखी है? क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? आपने भूगोल की अन्य दो पाठ्यपुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, ऐसा क्यों है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती हैं, जिसे जल ग्रहण कहते हैं। ये सब एक एक पॉइंट है जो पीसीएस में पूछ सकता है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे क्या कहते हैं? जल ग्रहण, यानी कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब एक नदी जो है, ये नदी जहाँ का पानी ला रही है वो है उसकी क्या? कैचमेंट एरिया। लेकिन इस मुख्य नदी में जो सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियाँ आ रही हैं, तो इन सहायक नदियों का भी कैचमेंट एरिया होगा। हर सहायक नदी का भी अपना एक कैचमेंट एरिया होगा। तो सारा मिला करके, मुख्य नदी और सहायक नदी, इन सब को मिला करके जो पूरा एक बेसिन बनेगा उसे कहेंगे अपवाह द्रोणी। तो कैचमेंट एरिया छोटा होगा, किसी एक नदी का होगा, और अपवाह द्रोणी बड़ी होगी, मुख्य नदी, सहायक नदी, सभी को जो कैचमेंट एरिया है उसको मिला करके होगा। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाले सीमा को जल विभाजक कहते हैं, ठीक, या जल संभर कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी से दूसरे को अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। तो जल विभाजक और जल संभर किससे संबंधित है? दो अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली सीमा है ये, जल विभाजक या जल संभर, वाटर शेड। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है, ठीक है। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इसके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व बृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
समुद्र में जल विसर्जन करने के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यानी महासागर में गिराने के सेंस में देखा जाए तो दो प्रकार की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र और अरब सागर में जाके जो नदियां गिराती हैं वो वाला तंत्र। ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए जाते हैं। देखिए, जिसको कहते हैं महान जल विभाजक हम कह लें, जो अरब सागर में पानी गिराती हैं नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में नदियाँ पानी गिराती हैं, तो उसका एक विभाजक रेखा बना हुआ है। यहाँ नक्शे में देखें, ये जो लाइन है ये, तो यहाँ दिल्ली पड़ गया, दिल्ली सब इलाका, फिर अरावली रेंज, फिर यहाँ पर आ गई विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी से होते हुए फिर नीचे जो तापी के दक्षिण वाला पर्वतीय श्रेणी है वो, और फिर पश्चिमी घाट, ये करके पूरा एक विभाजक रेखा बना हुआ है। इसके कहते हैं जल विभाजक, जल विभाजक। ये अपवाह तंत्र जो है दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो जो जल विभाजक है, महान जल विभाजक कह लें, जो कि दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री के सहारे बटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में इसी लाइन के सहारे देखा जाए तो 77% पानी जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ मिलकर के गिराती हैं, और 23% हिस्सेदारी होता है जो अरब सागर में गिराती हैं, जैसे सिंधु, सतलुज, माही और जो नर्मदा, तापी, पेरियार, ये सब नदियाँ हैं जो मिलाकर के 23% पानी जाता है अरब सागर में, 77% जाता है बंगाल की खाड़ी में। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, फिर मध्यम नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी, इसके अंदर में 14 नदी द्रोणियाँ आती हैं। मध्यम नदी द्रोणी में 44 नदी द्रोणियाँ आती हैं, और लघु नदी द्रोणी में भी इसी प्रकार से। तो प्रमुख नदी द्रोणी में 14 नदी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उसे कहते हैं प्रमुख नदी द्रोणी। ऐसे में 14 नदी द्रोणियाँ आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये प्रमुख हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये सब 14 प्रमुख द्रोणियों में आते हैं, जिनका अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल जो है, अपवाह क्षेत्र, वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का है। फिर मध्यम नदी द्रोणी में 20,000 से 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर अपवाह क्षेत्र है तो मध्यम श्रेणी का नदी द्रोणी है। इसमें 44 नदी द्रोणियाँ आती हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। तो कालिंदी, पेरियार, मेघना ये आती मध्यम नदी द्रोणी में। लघु नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। भारत में देखें तो अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत हैं, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। ठीक,
प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिमी घाट है। और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों का भी पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिमी घाट है। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं। मतलब बड़ी नदी है लेकिन पूर्व की ओर नहीं बहती बल्कि पश्चिम दिशा में बहती है। और ये और अनेक छोटी नदियाँ अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक, माने ये गुजरात हो गया, फिर नीचे ऐसे करके, तो ये कोंकण तट है महाराष्ट्र वाला, और केरल वाला मालाबार तट है। बाकी बीच वाला कनारी तट है या कर्नाटक तट कह लें। वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे मीठी नदी है, शरावती नदी है, नेत्रावती नदी है, पेरियार है, भरतपुझा, कुंतीपुझा, कई सारी नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र में बहती हैं। मांडवी है, जुआरी है, सब नदियाँ ही तो हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र, माने कहाँ से उद्गम हो रहा है इसके आधार पर देखें, नदियाँ कहाँ जल विसर्जित कर रही हैं इसके आधार पर दो प्रकार की, एक बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करने वाली और एक अरब सागर में विसर्जित करने वाले। इसके लिए एक विभाजक रेखा बना हुआ है जो दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री से होते हुए जाती हैं, जिसके सहारे बंगाल की खाड़ी में 77% पानी जाता है और 23% जाता है अरब सागर में। लेकिन उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, उद्गम के आधार पर देखें, उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषता के आधार पर हिमालयी अपवाह तंत्र से निकलेगी नदी या तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। ध्यान देना, चंबल, बेतवा, केन जो है ये उत्पत्ति व आयु में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया है। तो यहाँ समझाने की बात कि चंबल, बेतवा, केन जो नदी है वो हिमालय नदी तंत्र से पुरानी है। भारत के अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालयी अपवाह के बारे में, हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं। यहाँ की नदियाँ क्या हैं? बारहमासी हैं। हिमालय नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं वो बारहमासी हैं, क्योंकि कारण क्या है? ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। इस कारण से कथन कारण में ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी, कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं। कथन में ये दे दिया तो सही बात है। कारण में दे दिया ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपना जल बर्फ़ के पिघलने और वर्षण दोनों से प्राप्त करती हैं। तो हाँ, दोनों से प्राप्त करती हैं, इसी कारण वो बारहमासी हैं। कथन कारण दोनों बातें सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये नदियाँ गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में
वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। एक साल यूपीएससी में एकदम यही क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया था इस वाले हिस्से से कि अगर आप हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। हाँ मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमको? अगर हम हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो हमको गहरे महाखड्ड मिलेंगे जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखड्डों के अलावा ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात भी बनाती हैं। एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि हिमालय में जाएंगे तो हमको वी आकार की घाटियाँ, गहरे महाखड्ड जिसको हम कहते हैं गॉर्जेस या जॉर्जेस कह लें, वो मिलेंगे। कैनियन तो नहीं लेकिन गॉर्जेस मिलेंगे। महाखड्ड होते हैं जो वी आकार की घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएँ, ये सब हमको देखने में मिलते हैं हिमालयी क्षेत्र में। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? अब ये समतल घाटियाँ एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से निक्षेपणात्मक यानी नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियाँ हैं। तो ध्यान से देख लें कौन कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हैं, यानी नदी से निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। एक तो नदियाँ काट के जो स्थलाकृतियाँ बनाएंगी उसे कहेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। नदी अपरदनात्मक स्थलाकृति जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात, है ना, और जो ऊंचाई से नीचे गिरती हैं जलप्रपात में तो एक जलकुंड बन जाता है वो, ये सब है अपरदनात्मक। लेकिन नदी जो है अपने साथ में वृहद मात्रा में गाद, सेल्ट, क्ले, मिट्टी ये सब लेकर के आते हैं, उसको पाटते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो उससे भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उसे कहते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो उसमें क्या क्या आएंगी? समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें। बिहार में मुगलसराय में एक झील है, बेगूसराय में झील है कांवर झील, उसको रामसर स्थल में भी सूचीबद्ध किया गया है। वो पहला वहाँ का रामसर साइट है बिहार का। और अभी हाल ही में नाजी और कटिया ऐसे करके दो स्थल हैं, उसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इसमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। एक एक लाइन स्टेटमेंट के रूप में बन सकता है, पीसीएस में भी, आईएएस में भी, तो ध्यान से पढ़ना है लाइनों को। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक बात है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसे करके। और जब ये बहुत ज़्यादा मान लो ऐसे बहुत ज़्यादा बह रही थी, फिर ये इस हिस्से को काट करके निकल जाए, ऐसे आके मिल जाए, तो यहाँ एक ऑक्सबो टाइप का लेक बन जाएगा। इसे कहते हैं कांवर झील या फिर गोखुर झील। ये बन गया यहाँ पे झील ना। अब नदी का बहाव मान लो यहाँ से हो गया या इस हिस्से को छोड़ के यहाँ से बहने लगे, तो यहाँ पानी भर जाएगा, तो बन गया गोखुर झील। तो गोखुर झील कहाँ की विशेषता है? जो उत्तर के मैदानी वाले नदियाँ हैं उसकी विशेषता है। जो नदी लंबी होती हैं, जिनमें लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है, सर्पिलाकार बहने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें खूब गाद होता है, खूब पानी होता है, तो उनमें ही गोखुर झील बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे बूढ़ी गंडक नदी पे गोखुर झील है बेगूसराय में। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं, कोसी नदी को। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती हैं। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती हैं। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती हैं? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है?
बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो बाढ़ के सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बाढ़ के सकारात्मक प्रभाव देखें तो बहुत सारे जो पानी है बह जाएगा यहाँ वहाँ, तो उससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, जिसको हम कहते हैं खादर मिट्टी। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में विस्तार होगा, है ना। एक तो ये फ़ायदा है, और कोई फ़ायदा सोचिए जो आपको समझ में आए। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ? इसका इतिहास, भूगर्भिक इतिहास क्या है? हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में, कब भैया, ये क्वेश्चन है पीसीएस का, मायोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प क्या होता है? लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। ठीक है। मायोसीन कल्प में एक विशाल नदी थी शिवालिक या इंडो ब्रह्म, जो असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में सिंध की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम, इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश, मुआ, कॉन्ग्लोमेरेट शामिल हैं, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बढ़ गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। तो ऐसे पूछ ले, मान लो कि वर्तमान में बहने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी की प्राचीन नदी कौन सी है? तो शिवालिक कह लें या इंडो ब्रह्म नदी कह लें। जो किस काल में बहती थी? तो मायोसीन कल्प में बहती थी। मायोसीन कल्प, मायोसीन कल्प कब से कब तक माना जाता है? तो 2.4 करोड़ साल पहले से लेकर के 50 लाख साल पहले के बीच का जो समय हो, उसे कहते हैं मायोसीन कल्प। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार, दिल्ली रिज, पोटवार पठार कहाँ, मतलब दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। कौन सा? पोटवार क्षेत्र जो है, पोटवार क्षेत्र, या हम कह लें दिल्ली रिज जो है, वो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र का विभाजक बिंदु है, बीच का जल विभाजक बन गया। इस प्रकार प्लेस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। तो प्लेस्टोसीन काल में 2 काम हुआ। प्लेस्टोसीन काल में पहला काम क्या हुआ? हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ विभाजन जो हुआ, सिंधु नदी का और गंगा नदी का जो विभाजन हो गया, वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ, पहला। दूसरा, जो मालदा गैप बना, मालदा गैप किसके बीच में है? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार, राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच में पड़ता है मालदा गैप, और ये भी विकसित हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंपल सा, सिंधु नदी द्रोणी, सिंधु नदी तंत्र विश्व के 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है?
सिंधु नदी द्रोणी का विस्तार है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में। भारत में इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। तो सिंधु की कुल लंबाई देखा जाए तो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। भैया ये भी इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में पूछ लेगा ऐसे कि भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। हिमालय नदी तंत्र में भारत की सबसे पश्चिमी नदी का नाम बताओ, सिंधु नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू ग्लेशियर के निकट एक हिमनद से होता है जो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसका उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर से जो कि कैलाश पर्वत पर है। और इसे सिंगी खम्बान, तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। ठीक, ऐसे पूछेगा सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सिंगी खम्बान कहते हैं। और सिंगी खम्बान का मतलब क्या होता है, शेरमुख। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जो है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, लद्दाख व जास्कर। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन है ट्रांस हिमालय के पार्ट, है ना। इसमें से ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। तो जो सिंधु नदी है वो इसी लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। और डायरेक्शन क्या हुआ, ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है, ऐसे नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बहती है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी। और किस दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। कहाँ, गिलगित के समीप बनाती है दर्शनीय महाखड्ड। यह पाकिस्तान में चिल्लास के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। तो चिल्लास के निकट जो है दर्दिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में। मानचित्र पर इसका रेखांकित करें। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं। कहाँ, अटक के निकट। सिंधु नदी जो है पहाड़ियों से कहाँ बाहर निकलती है, तो अटक के पास में पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य नदियाँ खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मेठन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। तो मेठन कोट के निकट जो है पंचनद की नदी जा आकर के मेठन कोट में मिलती है सिंधु से। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, उत्तर से दक्षिण देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में माने आ रही से, तो कराची के पूर्व में, तो यहाँ पे कराची शहर है तो इसके पूर्व में, यानी कराची जो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर होगा। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो वो है उसमें बहती है। झेलम, अब झेलम के बारे में बता रहा है। 2023 के यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछ चुका है झेलम के बारे में। एकदम इसी पैराग्राफ में जितनी बातें लिखी हुई हैं इसी से काम चल जाएगा जो पूछा गया था एग्ज़ाम में 2023 में। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है,
कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती हैं। अब पूछे वेरीनाग झरना कहाँ है, तो पीर पंजाल गिरिपद में पड़ता है। पीर पंजाल गिरिपद में पड़ता है वेरीनाग झरना, यहाँ से निकलता है झेलम। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए, तो झेलम नदी जो है वो वुलर झील का भरण करती है, पोषण करती है। और श्रीनगर झेलम के मतलब श्रीनगर किस नदी किनारे है, तो झेलम नदी किनारे है। तंग व गहरे माखड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट, कहाँ पे, झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। तो झेलम नदी अपना पानी जाके मिलाती है किससे, चेनाब से मिलाती है। तो फिर से झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो वेरीनाग झरने से निकलती है। वेरीनाग झरना कहाँ है, पीर पंजाल गिरिपद पर है। ठीक, यहाँ से निकली और वुलर झील को उसका भरण करते हुए श्रीनगर के किनारे, श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, एक तंग महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में कहाँ, झंग के निकट चेनाब नदी से जाके मिल जाती हैं। चेनाब नदी लास्ट में, मतलब चेनाब नदी में क्या है देखिए, जैसे एक तो ये जा रही सिंधु नदी, ठीक, और ये सतलज नदी जो है डायरेक्ट आकर के मिलती है मेथन कोट में। ये मेथन कोट है, यहाँ पे सतलज नदी सीधा आकर मिलती है। चेनाब नदी जो है वो आकर के मिलती है सतलुज में, और चेनाब में आकर के मिलती है झंग के पास में झेलम। और रावी जो है, रावी ऐसे आकर के इसमें मिल जाती हैं, और व्यास जो है वो सतलुज में आके मिल जाती हैं। तो चेनाब, जो चेनाब नदी है वो दो नदियों को लेकर के आती हैं, एक तो झेलम, एक रावी, इसको लेकर के आ रही है चेनाब। और चेनाब नदी यानी तीन नदियों का पानी जो है आ रहा है सीधा किसमें, सतलुज में। और सतलुज में पहले यहाँ पे व्यास मिल गया, और सतलुज लास्ट में आकर के मिलेगी मिथनकोट में। फिर से अगर हम समझने का प्रयास करें तो सिंधु नदी आ रही है, अच्छी बात है। सतलुज नदी सीधा आकर के पानी गिराती है सिंधु नदी में, लेकिन बाकी जो चार नदियां हैं वो सीधे सिंधु नदी में पानी नहीं गिराती, बल्कि चेनाब नदी आकर के मिलती है सतलुज में। ये सतलुज है, वही चेनाब है। झेलम नदी आकर के मिलती है चेनाब से झंग के निकट। रावी आकर के मिलती हैं चेनाब में, और फिर चेनाब जो है इस रावी, ये रावी है और ये झेलम है। झेलम और रावी का पानी चेनाब में आके मिला, और चेनाब ये सारा पानी ला के मिला दी सतलुज में। और एक है व्यास नदी, वो आकर सतलुज में यहाँ मिल जाती हैं, और पूरा पानी मिल करके, मतलब सतलुज जो है व्यास का पानी लिया, यहाँ पे आकर के चेनाब का पानी लिया, और चेनाब ने पहले ही झेलम और रावी का पानी लिया था जो आकर के यहाँ मिली, और फिर ये सारा पानी मिला करके सतलुज नदी जाकर के सीधा मिलती है किससे, सिंधु नदी से। अब झेलम नदी के बारे में हम देखें फिर से बिना देखें, तो झेलम नदी के बारे में फैक्ट, कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील कहाँ है, पीर पंजाल में है। कहाँ भैया, पीर पंजाल में है। फिर एक गहरे महाखड्ड से होते हुए गुजरती है, और ये वुलर झील का भरण करती है। यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वुलर झील का भरण करती है। इसके किनारे जो है श्रीनगर नाम का शहर बसा हुआ है, वुलर झील के किनारे, ठीक है। और फिर लास्ट में ये झंग, कहाँ पे, झंग में, झंग के निकट किससे जाके मिल जाती है, चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है, चेनाब नदी। तो झेलम नदी अपना पानी किस में गिराती है, चेनाब नदी में गिराती है। तो याद हो गया। अब चेनाब के बारे में पढ़ें। चेनाब, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछे सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती हैं। ये सरिताएं
हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। तो तांडी में, हिमाचल प्रदेश में तांडी में चंद्रा और भागा दो नदियां आकर मिलती हैं, जिसके मिलन के बाद बनता है चेनाब नदी। इसलिए इसे चंद्रभागा नदी नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह 1180 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं चेनाब नदी तक का। नेक्स्ट में हम रावी नदी से अध्ययन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।